खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गाय का गोश्त रखने के शक भर से किसी की पिटाई और इस कदर पिटाई कि उसकी जान ही चली जाए। गाय की हिफाजत के नाम पर गुंडागर्दी की एक और खबर ने इस वक्त देश को हिलाकर रख दिया और दादरी के अखलाक केस की याद दिला दी। यह वाकया है मध्य प्रदेश के सतना का, जहां पेशे से दर्जी रियाज और शकील पर गाय को मारने के शक में हमला बोला गया और लाठी डंडों से तब तक मारा गया जब तक हमलावरों ने उन्हें मरा ना समझ लिया। रियाज की मौत हो गई और शकील बुरी तरह घायल है। फर्जी गौरक्षकों के खिलाफ पीएम मोदी की सख्त नसीहत के बाद इस तरह के मामलों में कमी आई थी, लेकिन एमपी में ऐन चुनाव से पहले घटी इस वारदात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। उधर गुजरात के राजकोट में एक दलित शख्स को फैक्ट्री के गेट से बांधकर पीट पीट कर तब तक मारा गया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। एमएलए जिग्नेश मवानी ने इस पिटाई का एक दिल दहला देने वाला वीडियो पोस्ट किया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर दलितों और माइनॉरिटीज के साथ हो रही इन वारदातों पर कैसे लग पाएगी लगाम और कब तक यूं ही मरता रहेगा देश का अखलाक। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। क्या मध्य प्रदेश में फैल रहा है तनाव? क्योंकि चंद महीने में है एमपी में इलेक्शन। गाय की हिफाजत के नाम पर गुंडागर्दी की सियासत कब तक? क्यों नहीं हो रहा है पीएम मोदी की नसीहत का असर? एमपी में फिर मारा गया मुल्क का इखलाक। मध्य प्रदेश तशद्दुद के लिए हमेशा सुर्खियों में रहा, जिसमें बीफ के नाम पर तशद्दुद, गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद के वाकयात भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अनकरीब इंतखाबात होने हैं, इसलिए अब मॉब लिंचिंग, गौरक्षा के नाम पर एक खास फिरके को निशाना बनाने जैसे वाकयात को इलेक्शन की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में गुज़िश्ता रोज मुकामी लोगों ने गौकुशी के नाम पर एक शख्स को पीट पीट कर कत्ल कर दिया, वहीं दूसरा शख्स भी गौरक्षकों की भेंट चढ़ गया। कितने लोग थे मारने वाले? कहे से मारे तुमको? सुबह सुबह उसकी मैडम फोन करती है, मुस्तकीम की मिसेज बोलती है आइए बेटा तुम्हारे पापा कहाँ गए? बच्ची मेरी बोलती है क्या मालूम, मेरे पापा तो दुकान गए। बोलती नहीं तुम्हारे पापा क्यों, मेरे हस्बैंड की लाश हो गई। पुलिस ने दोनों फरीकैन की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। वहीं राजनाथ सिंह का कहना है कि रियासती हुकूमत इस मामले में कार्रवाई करेगी। तत्काल आरोपियों को चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मारने वाले हथियार वगैरह सब जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस विवेचना में राज्य सरकार ने कॉग्निजेंस लिया होगा और राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई। वहीं गुजरात के राजकोट में एक मजदूर को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। मरने वाला मजदूर दलित समाज से ताल्लुक रखता था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस बेरहमी और इंसानियत सोजी के साथ इसकी पिटाई की जा रही है। इस मामले में मरने वाले की बीवी भी जख्मी हुई। राजकोट पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। पीएम रिपोर्ट में मारने के निशान बॉडी पर है। वो चोरी करने के आशय से फैक्ट्री एरिया में घुसे हैं, ये सोचकर मारा गया था। सारे जो अभियुक्त सकमन थे उनकी अरेस्ट की गई है। गुज़िश्ता 3 वर्षों में गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद के वाकयात में बेपनाह इजाफा हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक 11 रियासतों में गुज़िश्ता 3 वर्षों में 50 से ज्यादा बेकसूर अफराद गौरक्षा की भेंट चढ़ गए। वहीं गुज़िश्ता 3 माह में औसतन हर माह 4 अफराद हलाक हुए हैं। गौरक्षकों पर पीएम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सवाल यह है कि कब तक सियासत के नाम पर दलितों को बनाया जाएगा निशाना? गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर गुंडागर्दी की सियासत कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कब तक यूं ही मरता रहेगा देश का अखलाक? इसी पर करेंगे बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुकेश नाइक साहब मौजूद हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का यह वाकया है, इसलिए आज 2 खास मेहमान कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हमने मध्य प्रदेश से रखे हैं। मुकेश नाइक साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज शेख साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं मध्य प्रदेश के, वो हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही विनोद बंसल साहब नेशनल स्पोक्सपर्सन विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में
अमीर हैदर जैदी साहब भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे, जो कि सीपीआई के सीनियर लीडर हैं। लेकिन सबसे पहले गुलरेज साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी थी और एक कड़ा मैसेज दिया था फर्जी गौरक्षकों को कि इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की वारदातों से वो बाज आए। उसके बाद हमने देखा, यह नहीं कहा जा सकता कि असर नहीं हुआ, असर हुआ, लेकिन अब वो असर धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश में चूंकि यह वाकया पेश आया है सतना में, इसलिए कहा यह जा रहा है कि चुनाव से पहले एक बार माहौल को गरमाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 6-7 महीने बाद अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो तैयारियों में जुट गए हैं आप लोग। देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे 2 मिनट का समय दें, क्योंकि आप सभी लोग मिलकर मुझी से पूछने वाले हैं, तो मुझे पहले जनता को बताना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं समीर कि ये जो कुछ भी हुआ बहुत ही अप्रिय तथा आलोचनात्मक है, परंतु इसके साथ एक बात और भी स्थापित होती है कि ये कोई कम्युनल विषय भी नहीं है, ना ही राजनीतिक विषय है, यह पूर्णतः लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। और आपके इस शो पर बैठने से पहले मैंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से, जो लोग इस विषय को में जांच कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम से अच्छी तरह से वाकिफ है, उनसे भी चर्चा करके आया हूं और पूरे विषय को आपके और जनता के समक्ष रखना चाहूंगा। और यदि हम इस विषय को कम्युनलाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस की डर्टी ट्रैप में प्रदेश को और देश को फंसाने का प्रयास करेंगे। अरे छोड़िए ना कांग्रेस को, गुलरेज कांग्रेस को छोड़ दीजिए अभी तो मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाकया जो पेश आया, फर्जी गौरक्षक एक बार फिर जमीन पर निकल आए हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। एक शख्स जिसके ऊपर सिर्फ शक है कि वो गाय का मीट हो सकता है, गाय का गोश्त हो सकता है, सिर्फ शक में उसको मार डाला गया, उसकी जान तो चली गई ना। आप लोगों की पॉलिटिक्स तो बाद में आएगा उसका नंबर, उसकी जान तो चली गई। इंफॉर्मेशन आपकी अधूरी है, चूंकि नहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। पहले आप सुन ले, जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो समझें। देखिए, वहां पर गाय कट रही थी, ये बात पुलिस की तरफ से स्थापित हुई है। 2 लोग गाय काट रहे थे, नहीं हुई, और ये 2 लोग वो थे नहीं हुई, जिनको मुस्लिम समाज ने लगभग 4 से 5 महीने से बायकॉट कर रखा था। सर, मेरी पुलिस अधिकारियों से पूरी बात हुई है, आप पूरा सुन लेना आप, क्योंकि अवशेष मिले हैं, गाय की जो कटी हुई बॉडी मिली है, और मुस्लिम समाज ने स्वयं ने इन लोगों को, चूंकि ये गाय काटते थे, इस नाम पर बायकॉट करके रखा था। परंतु समाज में भी क्या होता है, इस प्रकार के लोगों की एक न्यूसेंस एलिमेंट होता है, ये जिसका भय होता है, तो लोग सीधे आके पुलिस को नहीं कहते। अब इसमें क्या हुआ कि 17 तारीख की रात्रि में जब ये लोग गाय काट रहे थे, तो उस समय 2 ग्रामीणों ने देख लिया, वो गांव में जाके सूचित किया, और कुछ गांव के लोग जो डंडे लेकर आए, उन्होंने इनकी पिटाई करना शुरू कर दी। और जब तक पुलिस पहुंचती, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जो शख्स मारा गया है, जिसकी जान गई है, आप उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब वो गाय काट रहा था, तो इस देश में कानून है ना। मध्य प्रदेश में गाय काटने वालों के खिलाफ और गौमांस रखने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा ना। उसका क्या ये अंजाम हो सकता है कि जंगल राज की झांकी दिखाकर एक शख्स को सरेआम पीट कर मार दिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आगे इसी पर आ रहा हूं। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना, बिल्कुल। मैं कहता हूं अगर गाय का मीट भी था, तो जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, पुलिस अपना काम करे। सर मेरी बात तो सुन ले, सर मेरी बात सुन ले, पूरी बात नहीं, छोटे में बताइए, कहानी हमें पता है क्या हुई। बोलने तो दे जो मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, ये नहीं, हाँ ठीक है, मैं आज इस पर आ रहा हूं। जब तक पुलिस पहुंचती, उसकी डेथ हो चुकी थी एक की, और शकील गंभीर रूप से घायल था, जिसका इलाज चल रहा है जबलपुर में। परंतु किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 शख्सों को जो हिरासत में लिया और धारा 302 तथा धारा 307 के अंतर्गत उन पर मुकदमा दायर किया। अब मैं कांग्रेस के मित्रों से भी और आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं, 302 से बड़ी कौन सी धारा हो सकती है? और तो पुलिस ने तो जो कानून का इकबाल है वो स्थापित किया है। अब यदि विपक्ष ये कहता है या कांग्रेस हमको ये कहती है कि पुलिस को कुछ और, लेकिन जान चली गई ना, जान चली गई गुलरेज साहब, जान चली गई एक शख्स की। मुकेश नायक साहब, मुकेश नायक साहब, देखिए सवाल ये उठ रहा है कि एक बार क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसलिए माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई इस आरोप में आपको कोई दम नजर आ रहा है, या फिर आप इसे गुलरेज शेख जैसा कह रहे हैं कि सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जिसने कानून हाथ में लिया उसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया?
किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, जैसे हमने शांतिपूर्वक सुना, मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी हमारी शांतिपूर्वक बात सुनेंगे। मैं एक ही सवाल आज की इस विमर्श और डिबेट में रखना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में बीजेपी की सरकार है ना? पर मुझे एक चीज बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में गाय इनकी मम्मी है, गोवा में नहीं है। गोवा में हर दुकान पर गाय बिरयानी, गाय कोरमा, आप जाके देख लीजिए, गाय तंदूरी, हर दुकान में गाय का मांस बिक रहा है। तो इनकी गौ भक्ति, गाय वहां इनकी मां नहीं है। सर, अभी ये कैसे पाखंडी लोग हैं, किस तरह की इनकी गौ भक्ति है कि एक राज्य में जहां इनका मुख्यमंत्री है, इनका शासन है, वहां गाय काट के खा रहे हैं और दूसरे राज्य में कह रहे हैं गाय हमारी माता है। ये कैसे गौ भक्त है भाई? अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग गौ भक्ति है, अलग अलग गौ माताएं इनकी। और मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, ये सीरीज में ये घटनाएं हुई है। पिछले दिनों दो बच्चे ट्रेन में टिफिन में से रोटी और कोरमा खाने लगे, वहां हल्ला मचा दिया कि ये गाय खा रहे हैं और उनको हरदा रेलवे स्टेशन पर उतारकर, मां भी उनके साथ थी, इतनी निर्ममता से उनके साथ मारपीट की गई। वो वीडियो क्लिपिंग जिनने भी देखा, उनके हृदय द्रवित हो गए, उनके हृदय कांप गए। इतना अमानवीय, इतना लोमहर्षक, इतना दिलों को हिला देने वाला वो वीडियो था। इस तरह के निर्मम राक्षस लोग हैं ये, जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, जो काम अदालत को, कानून को, न्याय को, पुलिस को करना चाहिए, वो काम ये अपने हाथ में लेते हैं और पूरे देश में इस तरह की दहशत फैलाते हैं, अलगाव पैदा करते हैं, राजनीति को, ये धर्म को राजनीति का औजार बनाते हैं, धार्मिक आस्थाओं का दोहन करते हैं, केवल एक काम करते हैं और कोई काम इनका नहीं है। तो मतलब इसके पीछे आप बीजेपी और वीएचपी जैसे संगठनों का हाथ देख रहे हैं क्या? मैं रिप्लाई देना चाहता हूं समीर भाई। आप इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं। अगर कुछ कहना तो सीधे सीधे कहिए, बोलना चाहता हूं, घुमा कर बात ना कीजिए, वरना फिर वही पॉलिटिक्स पर मामला अटक जाएगा। समीर, मैं एक मिनट गुलरेज साहब, प्लीज, आपकी बात हो चुकी है जी। मैं तो एक जो पूरे राज्य में और पूरे देश में जो वातावरण है उसकी बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है। विनोद बंसल साहब, देश में जिस तरह का वातावरण, विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ हैं। लोगों को मुकेश नाइक जी, सुनिए, आप सुनिए, उनको भी सुनिए, उनका भी पक्ष सुनिए। विनोद बंसल साहब, अब ये जो वाकया है मध्य प्रदेश के सतना का, इसमें डायरेक्टली किसी विश्व हिंदू परिषद, किसी बजरंग दल का नाम नहीं आया है सामने। कहा यह जा रहा है कि गांव वाले जो थे, उसी में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और एक शख्स का कत्ल कर दिया, दूसरे को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग और आपका संगठन जिस तरह का एजेंडा चलाता है गौ रक्षा को लेकर, कहीं ना कहीं यह उसका असर है क्या जो ग्राउंड पर नजर आ रहा है कि पीएम की नसीहत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत को भी दरकिनार कर दिया गया? बिल्कुल, कितना कड़ा मैसेज उन्होंने दिया था, याद होगा आपको। उसके बावजूद फिर इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई। मेरा नंबर आ गया समीर भाई, बोलूं क्या? देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। जिस राज्य में घटना हुई, जिस पार्टी के क्षेत्र में वो घटना हुई, उसने जब बोलना शुरू किया, आपने लगातार इंटरवीन किया, और जब कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा था तो लगातार 5 मिनट तक अनइंटरप्टेड उसको समय दिया। मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा समय देंगे अगर हिंदुओं का पक्ष रखना है, क्योंकि आपने आरोपों का एक पोटरी खोल दी है पूरी। कांग्रेस के वक्ता ने भी और आपने भी। मैं 30 सेकंड गंवा दिया आपको जवाब दूंगा, लेकिन 2 मिनट का समय मुझे देना पड़ेगा, तब तो बोलूं नहीं। बोलिए, बात रखिए, अपनी सवाल का जवाब दीजिए भाई। मुझे बताना, देखिए जो आमगार गांव है उसके पास में एक मैयर में माता शारदा का बड़ा भव्य मंदिर है। उस मंदिर में हजारों श्रद्धालु डेली आते हैं वहां पर, और वहां पर जो है गौ हत्या के प्रति जो है लोगों में बड़ा सेंसेशन है। आप देखिए, आपने संगठनों को इतना को तो नाम ले दिया और कांग्रेस को भी प्रेरित किया कि वो संगठन का, किसी का विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल का नाम लें, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई। हाँ, आपने जरूर हिम्मत करी कि उनको घसीट करके इसमें जोड़ दिया जाए। लेकिन समीर भाई, एक बात आपको बताऊं, कैसी बात कर रहे हैं विनोद बंसल साहब? अंचल में आप फिजूल के आरोप मत लगाइए यहाँ पर, प्लीज। माता के प्रति कितनी भक्ति है बंसल साहब, मैंने सीधे कहा कि वीएचपी और बजरंग दल का कहीं दूर तक नाम नहीं आया है। आपने नहीं सुना? नहीं, लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा, कांग्रेस को भी कहा, कभी आप नाम लीजिए,
और ये इन लोगों के द्वारा ही होता है। ग्रामीणों ने ये ऐसी स्टोरी फैब्रिकेट करी। आपको क्या अधिकार है समीर भाई? समीर भाई आपको क्या अधिकार है मुझे बताइए? ग्रामीणों के ऊपर आरोप लगाने की सवाल का जवाब दीजिए। जब ग्रामीणों ने सवाल का जवाब दीजिए। मुझे पता है मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, क्या फैक्ट है क्या नहीं है। तो सवाल पूछिए, आप मुझे सवाल बताइए, क्या सवाल पूछ रहे हैं? मैंने आपसे यही सवाल पूछा है कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं इसके पीछे किस तरह की आइडियोलॉजी काम कर रही है। देखिए, आइडियोलॉजी एक ही काम कर रही है, जो गौ हत्यारों के साथ हैं, जो बीफ की पार्टी करते हैं, लगातार सरेआम गौ माता को काटते हैं। और इस देश की जो गौ है, गौ सिर्फ हिंदुओं की है ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ मुसलमानी क्यों काटते हैं? आखिरकार मुसलमानी क्यों उसको काटते पाए जाते हैं? मुझे बताइए। आखिरकार वो जो जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ, मान लो ग्रामीणों ने स्वयं प्रेरित हमला किया, क्योंकि आज की बात नहीं है, ये पिछले कई महीनों से उनके साथ ऐसा हो रहा था और बराबर शिकायत कर रहे थे वो। और जब रंगे हाथों पकड़ लिया उन्होंने, तो उसके बाद उनको पकड़ा और मारा। क्या करेंगे इसमें? मुझे बताइए। आखिरकार कोई पकड़ा और मारा, विनोद बंसल साहब, पकड़ा और मारा करने के लिए आखिर ग्रामीण क्या करेगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि आप लोग जिस तरह की बातें टेलीविजन पर बैठकर करते हैं, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर इस तरह का होता है। आप बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं कि पकड़ा और मारा, ये क्या आप तालिबान में रह रहे हैं क्या कि पकड़ा और मारा? समीर भाई नहीं, तालिबान में नहीं है आप हिंदुस्तान में भूल गए। आप गलत कह रहे हैं। पकड़ा मारा नहीं है, पकड़ा नहीं मारा। आपने कहा पकड़ा और मारा। तालिबान का साथ आप देते होंगे, आपको गलतफहमी है, आपका साथ ही देते होंगे। बंसल साहब, कभी वायलेंस को जस्टिफाई मत कीजिए। मैं कह रहा हूं जस्टिफाई मत कीजिए। ग्रामीण उनको पकड़ने के लिए गए थे, ग्रामीण पकड़ने गए थे, ग्रामीण उन अपराधियों को पकड़ने गए थे। बंसल साहब, ये देश कानून से चलता है। जो पकड़ते बंसल साहब, ये देश कानून से चलता है। साफ बात है। किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथ में ले और एक शख्स की पिटाई कर करके उसको मार डाले। देश के अंदर हजारों केसेस हैं समीर भाई, हजारों केसेस हैं जहां पर के गौ हत्यारों ने पुलिस को मारा, आर्मी को हमले किए और अब हिंदुओं को मारा। वो भी गलत है बंसल साहब, उन पे आप बंसल साहब वो भी सरासर गलत है। मुझे बताइए, ये हजारों केसेस मेरे पास हैं जो गौ तस्कर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ कानून ही कार्रवाई कर सकता है। देखिए, हत्या नहीं, मैं कहता हूं देखिए, सिर्फ कानून नहीं, व्यक्ति भी कार्रवाई कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? अगर कानून की हत्या हो रही है तो मेरा और आपका कार्रवाई कर लेगा, उस कानून की रक्षा करना। कैसे कार्रवाई कर लेगा बंसल साहब? किसी की भी हो, चाहे व्यक्ति साहब, अगर कोई कार्रवाई व्यक्ति कर सकता है तो वो इतनी कर सकता है कि पुलिस को इत्तला दे, बस, इससे ज्यादा नहीं। कानून कोई हाथ में ले नहीं सकता। नहीं, देश में ऐसा नहीं है, नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। समीर भाई गलत कर रहे हैं, समीर भाई गलत कर रहे हैं। अगर आपके सामने आपकी मां के ऊपर को हमला करे, चलिए ठीक है बंसल साहब, या पहले हमलावर को पकड़ोगे? मैं कहता हूं हमलावर का हाथ पकड़ूंगा, उसको 2 घूंसे लगाऊंगा, फिर पुलिस को बुलाऊंगा। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि ये जो आइडियोलॉजी है इसके पीछे, कि नहीं जो मौजूद है वहां पर वो भी कार्रवाई कर सकता है, वो भी एक्शन ले सकता है। अगर इस तरह की हम बात कर रहे हैं तो क्या बढ़ावा नहीं दे रहे वायलेंस को? नहीं, ये बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये शायद इनको कानून को ये नीचे रखते हैं और अपनी आइडियोलॉजी को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हकीकत में ये प्रधानमंत्री जी जो विकास की राजनीति कर रहे हैं, या अमित शाह उन 50 साल राज करने की बात कर रहे हैं, उसमें एक तरीके से ये रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या जा रहा है? परसेप्शन अल्टीमेटली खराब हो रहा है। और वो किसके खिलाफ हो रहा है? सरकार के खिलाफ हो रहा है। कहना इनको ये चाहिए कि कानून अपना काम करेगा, और अगर कानून में कहीं कोताही बरती गई है तो वो इलाके का पुलिस ऑफिसर फौरन सस्पेंड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि देखिए, पुलिस की जानकारी में सारी चीजें होती हैं। पुलिस के अपने एजेंट गांव-गांव, घर-घर बैठे होते हैं, बगैर उनकी जानकारी के कोई क्राइम नहीं हो सकता। तो लेकिन इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। माफ करना, गांव हमारी माता है, सारे हिंदुओं की माता है, लेकिन अगर गाय को कोई नुकसान पहुंचाता है तो FIR होगी ना, FIR होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी और तुरंत कार्रवाई करेगी। लेकिन ये मारने का हक तो नहीं मिलेगा। अरे पहुंचाया है ना, चक्रपाणी महाराज को मार रहे थे ना, महाराज पुलिस को बुलाया था ना। बंसल साहब सुन लीजिए ना, अब हिंदू धर्म गुरु बैठे हुए हैं चक्रपाणी महाराज, ये बताइए क्या धर्म इसकी इजाजत देता है इस तरह की गौरक्षा की?
पहले तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने बड़ी स्पष्ट शब्द से उसकी निंदा भी की है, चलो स्वागत योग्य है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने अपील की और यहां तक कि उन्होंने कहा था कि 80% गोरक्षक अराजक तत्व है, लेकिन उसके पहले 2014 में जाइए तो उन्होंने पिंक रेगुलेशन और अनेक जो क्रांति है उसके लिए बात किया था। और ये मुद्दा था कि जब सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की तो गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे, और इसी के निमित्त हम लोगों ने भी 2014 में समर्थन किया था। पूरे देश के कार्यकर्ताओं से अपील किया था कि बीजेपी आएगी तो निश्चित रूप से गोरक्षा केंद्रीय कानून बनेगा, और भी कई मुद्दे थे, धारा 377, राम मंदिर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज देखिए अभी एक प्रवक्ता ने बहुत सही बातें बोली। देखो जो सच्चाई है सच्चाई है। गोवा में गो मांस के नाम पे राजनीति करते हैं, कहीं पूर्वोत्तर में और गो मांस बेचने की बात करते हैं, पाकिस्तान को कई लाख टन गो मांस भेज दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कहीं न कहीं इस मुद्दे को बनाए रखा जा रहा है, और गौ तो सबके लिए माता। आज देश के कई मुस्लिम संस्थाएं और कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, मैं तो उनको बधाई देता हूं, उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाओ। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप देखो, एक वहां पे कोई गौ का तस्करी कर रहा था, क्या कर रहा था, उसको मौत की सजा दे दी गई, मार मार के पीट दिया गया। लोग उसको, कुछ लोग कहेंगे जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ना ठीक हुआ, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद गो मांस खा के वो चिल्ला के कहते जी मैं गो मांस खाता हूं। अगर किसी की भी औकात जो तथाकथित गोरक्षक बोलते हैं या संगठन है, अगर काश उनका विरोध किया होता तो मैं समझता, लेकिन सब की कहीं ना कहीं वो सिर्फ सरकार की चमचागिरी करने में और अपनी समय बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कहीं गोरक्षा के अगर जो माता मानते तो चाहे अगर जो राम खाए या सलीम खाए या कोई भी खाए, हम उतना ही विरोध करेंगे। जो भी गो के हमारा उत्पीड़न करता है या गो तस्करी करता है, कोई भी करता है, लेकिन जो बीजेपी में है गो मांस खाए उसको तो छूट दे देंगे, दूसरा गो अगर जो तस्करी करेंगे तो उसको फांसी पे सजा। ये कौन सा न्याय? जो यूपीए सरकार में गो हत्या महापाप था, आज क्या पुण्य हो गया है? ये मुद्दा आप हमेशा उठाते हैं। बंसल साहब, इस पर आपकी क्या राय है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। गुलरेज साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने दीजिए, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और कब तक यूं ही मरता रहेगा देश का अखलाक, ये हमारा आज का सवाल। बातचीत जारी है, बहस जारी है, कहीं ना जाइएगा। तो आखिर कब तक यूं ही मरता रहेगा देश का अखलाक, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गुलरेज शेख साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज साहब, ब्रेक से पहले चक्रपाणी महाराज की बातें आपने सुनी। सेंट्रल कानून का वो जिक्र बार बार करते हैं कि अगर वाकई सही मायने में इस देश में गौरक्षा को अंजाम देना है तो एक सेंट्रल कानून बहुत जरूरी है। आप लोग क्या इस बारे में सोच रहे हैं? बीजेपी वाकई इस मैटर को सीरियसली ले रही है, इस मांग को? देखिए समीर, मैं एक बात कहता हूं कि हम ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करते, बड़े भावनात्मक विषय होते हैं और इन सब पर भी कार्य होगा। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के जो बहुत वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया वह यह सिद्ध करता है कि कांग्रेस इस लॉ एंड ऑर्डर के विषय को भी कम्युनलाइज कर पॉलिटिकल डिविडेंड लेने का प्रयास कर रही है, जो कि निंदनीय है बेसिकली। और आपने एक बात कही समीर, वो बहुत सही बात कही कि कानून का जो कार्य है वो तो कानून ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। वो वही कार्य भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया कि हमने, वो पुलिस ने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से 302 और 307 के अंदर 4 लोगों को बुक किया, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं, हमारी सरकार कानून का जो इकबाल है वह स्थापित करने में विश्वास रखती है। वो जहां तक कि हमारे कांग्रेसी मित्र हैं, उनसे भी ये पूछना चाहता हूं कि हमने तो 302 और 307 में बुक किया, आप क्या चाहते हैं कि पुलिस उस प्रकार की कार्रवाई करे जिस प्रकार के 1966 में इंदिरा गांधी ने की थी, जब करपात्री महाराज और स्वामी वीर के नेतृत्व में अहिंसक गोरक्षा की मांग करने वाले साधुओं पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और हजारों साधुओं को मार दिया गया था। आप नेशनल टेलीविजन पर बोले हमने जिस प्रकार की कार्रवाई करी निष्पक्ष की, क्या आप ये चाहते हैं कि गोरक्षा के नाम पर जो भी निकले उसको वैसी ही गोलियां मार दी जाए जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने मारी थी? देखिए, हिंदुस्तान देख रहा है, आप स्पष्ट बोलना सर। ठीक है, मुकेश नाइक साहब जवाब देना चाहेंगे आप? घुमा फिरा के ना बोले बस।
मैं करपात्री जी की गोद में बैठने वाले लोगों में से रहा हूँ। मैं स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूँ, श्री विद्या का उपासक हूँ और राम कथा बोलता हूँ पूरे देश में। 50-50 हजार लोग मेरी राम कथा सुनने आते हैं। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भारत में 2017 में हम सब आपको प्रणाम करते हैं। मैं पार्टी के विषय में बात कर रहा हूँ। आपकी 55 लाख मैट्रिक टन मांस का निर्यात किया। पूरे दुनिया में जितना मांस का निर्यात होता है उसका 58% केवल भारत ने मांस का निर्यात किया। पहले ब्राजील नंबर 1 पर होता था मांस निर्यात में, अब भारत 1 नंबर पर है मांस निर्यात में। मोदी जी ने हमसे कहा था भारत को विश्व का गुरु बनाएंगे। उन्होंने भारत को कसाई देश बना दिया। गुजरात में आप जाकर देख लीजिए, महात्मा गांधी का राज्य है। सर मैं इसमें बोलना चाहूंगा समीर के बारे में बता दो। तो करपात्री महाराज के साथ में कैसा अच्छा बर्ताव किया था? बड़ा हुआ है। अरे कम से कम आपको तो सम्मानित किया ना भाई साहब। एक-एक करके सर, एक-एक करके प्लीज। भैंसों को, गायों को काटा जा रहा है, अचार बनाकर भेज रहे हैं। और आप एक बात बताइए, अलबेक कंपनी जो देश में सबसे ज्यादा मांस निर्यात करती है उसमें एक जैन साहब है। मुकेश नाइक साहब, कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी भी इस मुद्दे पर सियासत कर रही है, क्योंकि आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर देखिए, कांग्रेस के राज में जो मांस निर्यात होता था ना, वो गाय का मांस निर्यात होता था, और आज की तारीख में जो हो रहा है बफेलो का हो रहा है, गोवंश का नहीं हो रहा। सबसे पहले तो दूसरी बात, आपने मुकेश जी मेरे उस बात का उत्तर नहीं दिया कि आप ये चाहते हैं कि पुलिस अंधाधुंध नहीं गुलरेज साहब, एक मिनट, पर्सनल सवाल जवाब नहीं हो रहा ना यहाँ पर पर्सनल सवाल जवाब नहीं हो रहा है। गुलरेज साहब मैं पार्टी के लेवल इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की हम बात कर ले, हम जिस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं गुलरेज, उसमें पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स ने ऑन द रिकॉर्ड यह बयान दिया है कि वो मीट काऊ का नहीं था, बुल का था, और बुल का मीट काटना, उसको ले जाना अलाउड है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ये हम सब जानते हैं। क्या आप ऑन द रिकॉर्ड आप ये बात कह रहे हैं कि जो मीट पकड़ा गया उसकी आपने लेबोरेटरी से जांच करवा ली है और वो गाय का ही मीट है? सर मैं ऑन द रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूं कि आपके शो पर आने के 1 घंटे पहले मैंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो लोग जांच कर रहे हैं उनसे बात करी और गाय के अवशेष मिले थे। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं। अच्छा, ये लेबोरेटरी से यानी वो टेस्ट होके आ गया, आप ये कह रहे हैं? हमने तो 302 ठीक है, अमीर अदर जैदी साहब भी आ गए हमारे साथ। ठीक है नहीं सर एक बात बताइए, गोली मार दी जाती है, नहीं कानून काम करता है ना। मैं पूछता हूं, अमीर अदर जैदी साहब, अगर गाय कटी हुई पड़ी है तो गाय दिखती है कि नहीं दिखती? नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूं ना। ठीक है, आपने तो 302 में बुक कर लिया। अब कांग्रेस क्या चाहती है कि गोली मार देगी उन लोगों को? ठीक है, सही है। अमीर अदर जैदी साहब, गुलरेज साहब लगातार ये कह रहे हैं कि भाई ये इंसिडेंट पेश आया, पुलिस ने कार्रवाई की, 302 में मामला दर्ज हुआ उन लोगों ने जिन्होंने हत्या की उनके खिलाफ। दूसरी तरफ वो इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि वहां पर गाय कटी हुई पाई गई, जो कि गुनाह है कानून के हिसाब से भी। मध्य प्रदेश का अगर हम लॉ देखें तो 3 साल की सजा थी, 2012 में इसे बढ़ा के 7 साल कर दिया गया है। समीर भाई, गौ हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन गुलरेज कंफर्म कर रहे हैं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। सुन लीजिए, 302 का मुकदमा बाद में दर्ज हुआ, पहले 307 का मुकदमा दर्ज हुआ। जब मीडिया का प्रेशर बना और लोगों का प्रेशर बना तब वो जाके हुआ है। दूसरी एक चीज ये कि कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव आने वाले हैं। ये देश के अंदर हो गया है कि दलितों की और मुसलमानों की हत्या कीजिए और चुनाव जीतिए, उसका अंदर कुछ नहीं है। वहां मान लो वो था तो दलित क्या कर रहा था उस गुजरात के अंदर, वो तो कूड़ा ही बीन रहा था, और कूड़ा बीनते हुए उसकी जाति पूछने के बाद उसे डंडे से पीट के मारा जाता है। अगर मान लो इसे 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए, कि एक गाय का मीट लेके जा रहा था, पकड़ के कानून के हवाले कर दीजिए, कानून के अंदर जो प्रावधान है उसके खिलाफ, उसके तहत उसे सजा दे दीजिए। तो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव आने वाला है, इसलिए अब इन दो का खून जायज हो गया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जायज हो गया है कि दलितों को और मुसलमानों की हत्या करके कैसे चुनाव जीते जाते हैं, ये बीजेपी से, आरएसएस से सीखा जा सकता है। तो यही तो सब पूरा देश कह रहा है कि सन 2022 में कौन से न्यू इंडिया की बात हो रही है, वो इसी न्यू इंडिया की बात हो रही है जिसके अंदर संविधान बदल के सब कुछ करना चाहते हैं, जिसमें इन्हें योग्य कुछ बताना नहीं चाहते।
सर अरे सुनिए यार, मुसलमान हमारा भी वोट बैंक सुन लीजिए, आपका शुद्धिकरण हो गया, आप शुद्धिकरण के पहले वाले हैं या शुद्धिकरण के बाद में वाले हैं? और शुद्धिकरण हुआ है तो आपके लिए पतंजलि से गौमूत्र आया था या कहीं और से आया था? आप ये बताएं। आप मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि पहले जान ले और फिर प्रकार के मैं पृष्ठभूमि में जानता हूँ। आप जहां भी मुसलमान की अखलाक की हत्या होती है वहां पहले ही आप बता देते कि वहां गौमांस पाया जाता है। कहीं ट्रेन के अंदर कोई बच्चा जा रहा होता है कुछ करने के लिए, शॉपिंग करने, उसे मार दिया जाता है, बाद में कहा जाता है कि साहब वो ऐसा नहीं था, ऐसा था। ठीक है, ये आपको कैसे पता चल जाता है बगैर जांच करे? वाजपेयी साहब इस माहौल से कैसे निपटेंगे? ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती। एक मिनट जैदी साहब गुलरेज, एक मिनट, अब दूसरों को भी सुन लिया जाए ना थोड़ा थोड़ा। वाजपेयी साहब, इस माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो माहौल बन रहा है जाने अनजाने, इससे कैसे निपटेंगे? ये कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? राजकोट में एक दलित का मारा जाना, यहां पर एक माइनॉरिटी से जुड़े शख्स का मारा जाना। देखिए, ये माहौल जाने अनजाने में नहीं बन रहा है। हाँ। अभी आपने स्टेटमेंट सुनी हैदर साहब की? जी। क्या बोला इन्होंने? पूरी राजनीति कर दी। हाँ। ये नहीं कहा कि देखिए ये इंडिविजुअल एक्ट है, ये मानसिकता का विषय है। जो एक सेकंड सुनिए, आप सुनिए ना पहले। इंडिविजुअल कैसे हो गया? बगैर सुने कैसे जवाब? अखलाक की हत्या होती है, तिरंगे में लपेटा जाता है। जवाब सुनिए ना। ये इंडिविजुअल एक्ट का मानसिकता का एक्ट है। ऊना के अंदर क्या होता है? सदियों से चला। सहारनपुर के अंदर इसका जवाब अभी आपको कर्नाटक में चुनाव हुआ, बीजेपी को सबसे ज्यादा दलित वोट मिले, सबसे ज्यादा सीटें मिली है। अगर आप ये कहो कि दलित अगेंस्ट हो गए, दलितों के साथ राजनीति का दर्जा दोगे नहीं दोगे? राजनीति विषय राजनीति का कार्रवाई करना चाहते हैं। क्या कार्रवाई? आप भी सिटीजन है, आपकी भी उतनी जिम्मेवारी है कि पहले तथ्यों को समझे, मैं तथ्यों को समझता हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि ये देखिए इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और अगर ये संगठन नहीं समझेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को है कि परसेप्शन खराब होगी, और परसेप्शन खराब होगी तो बीजेपी सत्ता से बाहर भी हो सकती है। सर, जब दलितों के ऊपर अत्याचार होगा, कल से बीजेपी वाले जाएंगे घर घर दलितों के खाना खाएंगे, होटल से खाना मंगा अत्याचार न हो, मुसलमानों को इसके लिए रिपीटेडली देश के अंदर आम हो गया। उन्होंने उसके बाद कुछ लोग बैठ जाते हैं शुद्धिकरण करा के, और फिर वो कहते हैं जैदी सर, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम जैदी भाई, वाजपेयी साहब, विनोद बंसल साहब, मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूं। सेंट्रल कानून की बात की, अभी चक्रवाणी साहब ने सेंट्रल कानून की बात की। जी समीर, मैं जानना चाहता हूं कि अगर सेंट्रल कानून बन जाएगा, एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी एक मिनट वेट किया स्टेट का कानून ऑलरेडी है, और अगर सेंट्रल कानून बन भी जाए तो स्टेट को पावर है कि वो एग्जिस्ट कर सकता है। हम ही कह रहे हैं कि ये दुखद विषय है, देखिए आलोचनात्मक विषय है, कि कानून का ऐसे केसेस में फौरन इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ। विनोद बंसल साहब, लेकिन जिस बात का जिक्र वाजपेयी जी भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जैदी साहब भी कर रहे हैं, यह मौका क्यों दिया जाए? आप लोग तो दरअसल मतलब अगर इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट होने का मौका मिल रहा है और अपनी राजनीति, अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल रहा है। फौरन जोर दिया जाता है कि भाई दलितों के खिलाफ अत्याचार, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार। तो इस तरह की चीजों पर रोक लगे और ऑन द ग्राउंड लोग जंगल राज मानकर इस तरह के कदम ना उठाएं, उसको रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए आपके संगठन को कि भाई अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं फौरन पुलिस में कंप्लेंट कीजिए और जो गाय के तस्कर हैं उनको अरेस्ट करवाइए ताकि कानून अपना काम करे। समीर भाई, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो ऐसा लगता है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ऐसे करें जैसे विश्व हिंदू परिषद इस काम को कर रहा है या हिंदू समाज इस काम को कर रहा है। अरे भैया, ये तो सोचो, आखिरकार हिंदू समाज तो पीड़ित है, दलित है इस कार्यक्रम में, इस सारे हिस्से इसमें तो हिंदुओं की तो माता को मारा जा रहा है। भाई, जब मेरी माँ को मारा जा रहा है, मुझे बताइए मैं बचाने के लिए बाहर निकलूंगा नहीं निकलूंगा? हाँ, हिंदू समाज में एक चींटी को भी मारना पाप है, आपको पता है इस बात का। एक गाय और वो जो व्यक्ति को मारा जाना तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये बार-बार 302 की बात कर रहे हैं, बार-बार 302 की बात कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि जो गौ हत्यारे पकड़े गए, गौ हत्यारों को आखिरकार अभी तक पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? ये देखिए, ये बीच में बोल गए, समीर भाई बीच में बोल गए। देखिए,
ये बीच में बोलिए बंसल साहब, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। स्वामी रामदेव की माता का मूत्र जो है वो 50-60 रुपए। अच्छा जैदी साहब 50-60 रुपए, एक मिनट उनके बात तो रखने दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी मारोगे, किसी की भी हत्या करोगे। दलित का क्या अपराध था, उसे क्यों पीट के मारा? ठीक है जैदी साहब, वही डिस्कस हो रहा है ना, एक बार उनको अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। जी बंसल साहब मुझे पता है, मुझे पता है, नहीं मुझे पता है, नहीं जैदी साहब के दर्द को मैं समझता हूं। जो ये कहते हैं कि दलित मुस्लिम दलितों के बड़े मसीहा बन रहे हैं, ये वही जैदी साहब है जिन्होंने दलितों के अम्बेडकर जयंती की शोभा यात्रा नहीं निकलने दी थी। ये वही जैदी साहब है जिन्होंने जो है जयंती की शोभा यात्रा नहीं निकलने दी थी। नजर आए आप चाहिए अपने गरेबान में झांकिए। अम्बेडकर चाहिए, मैं बता दूंगा, अम्बेडकर के वंशज चाहिए। अरे मैं बता दूंगा, सुनो, छोड़ दीजिए आपको कहना चाहिए वाल्मीकि चाहिए, वाल्मीकि के वंशज चाहिए। बंसल साहब मुझे एक बात बताइए, बंसल साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सेंट्रल कानून की मांग जो चक्रपाणी महाराज डंके की चोट पर करते हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग चक्रपाणी महाराज डंके की चोट पर करते हैं, विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं कर पाता? क्या मजबूरी है आपकी? और इस तरह की जब मसले सामने आते हैं तो उस पर आप सियासत करने जरूर चले आते हैं। तो आप सियासी दल हैं या फिर आप एक कल्चरल संगठन है? तय कर लीजिए ना। समीर भाई आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर दीजिए प्लीज। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं कह रहा हूं 1966 में विश्व हिंदू परिषद ने वाकादा प्रस्ताव पारित किया और तब से लेकर अब तक लगातार हम हर दिन ये मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय कानून होना चाहिए, गौ हत्या पर पूरे राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन तो क्यों नहीं बन पाया अब तक 4 साल में? महाराज को और आपको दोनों को यह बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार जहां कानून बना हुआ है उसका पालन क्यों नहीं हो रहा। मैं कहता हूं जब जहां कानून बना हुआ है उसका पालन क्यों नहीं होता? पूरे देश में कानून बना हुआ है। कीजिए मोदी सरकार के खिलाफ, जो नहीं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते, धारा लगी है उनको करिए ना। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी तक ये नहीं बताया आखिरकार जिन्होंने गौ हत्या की है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो गैंग थी पूरी, अकेले 2 व्यक्ति जिनका आपने नाम लिया, वो 6 से ज्यादा लोगों की गैंग थी जो गौ हत्या कर रहे थे। लेकिन आप क्या चाहते हैं? मार रहे थे और क्या चाहते हैं? कैसी सजा चाहते हैं उनके खिलाफ? और जैदी सर, आप लोग तो है ना सीपीआई वाले केरला भवन में बीफ पार्टी करो, है ना? और कब तक आप ये मीडिया कब तक ये मीडिया हमेशा से मीडिया पर बर्बाद करते हैं। चक्रपाणी महाराज दिल्ली में पार्टी करो या किसी किसान का गाय का, चक्रपाणी महाराज चक्रपाणी महाराज जो मांगे आप कर रहे हैं, कि फिजूल की सियासत नहीं होनी चाहिए, इस तरह की गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। वीएचपी का, बजरंग दल का कितना सपोर्ट हासिल है आपको? जहां जहां आपकी सरकार होती है वहां वहां भी पार्टी होती है कि नहीं होती है? देखिए अब समस्या ये है कि जब से अरे बंसल साहब सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए। उसके एक धर्मगुरु बैठे उनकी तो सुन लीजिए, उनकी तो इज्जत कीजिए कम से कम। प्रवीण भाई तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री थे, समीर भाई, उनको सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो गोरक्षा केंद्रीय कानून की बात कर रहे थे और राम मंदिर की बात कर रहे थे, धारा 370 खत्म करने की बात कर रहे थे, इसलिए प्रवीण तोगड़िया जी को हटा दिया गया। पिछले दिनों जब मैं मिला तो रोने लगे, बोले कि हमको बताइए, हमको जानबूझ करके एक साजिश के साथ हटाया गया कि मैं गोरक्षा केंद्रीय कानून की बात न करें। तो सवाल इस बात का है कि आज देखो इस सरकार में अब ये हो गई कि अब गोरक्षा की बात आप नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती बात को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। गौ हत्यारों के साथ क्यों खड़े हो आप? गौ हत्यारों के खिलाफ क्यों खड़े हैं? गौ हत्यारों के साथ क्यों खड़े हैं? मुझे बताइए। 307 शर्म तो आपको आनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी कि गोरक्षा करेंगे। अरे विश्व आप जो है नहीं बंसल जी, अगर बंसल जी सुनो बंसल जी सुनिए, अगर आप मेरे को बोल रहे हो तो मेरी बात सुनिए। आप बीजेपी का, आप विश्व हिंदू प्रदेश की सरकार ने, आप चलिए पहले बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। सुनिए जरा चक्रपाणी महाराज को। आप बोल लो फिर मैं बोलूंगा। बोलिए बंसल जी, बोलिए, मैं बोलूं क्या? जी बोलिए चक्रपाणी जी। देखो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन आज अशोक सिंघल जी नहीं है, परमात्मा उनके आत्मा को शांति दे, लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बैठ करके जो थर्ड क्लास की जो बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना अगर राम के भक्त होते, गौ के भक्त होते तो आज गौएं नहीं कटती, आज गोवा में गौ मांस नहीं बिकता। आज जो बार बार
बार लोगों को जो मारने का समर्थन कर रहे हैं, अगर काश गो हत्या प्रतिबंध के लिए बात करते हैं, मेरी बात तो आपने सुना ही नहीं। कानून की आप बात सिर्फ करते हैं, आप सिर्फ समीर अब्बास की बात सुन रहे हैं, सनातन की आमिर सेवा अहमद होती, जैदी की बात सुन रहे हैं, सनातन की आप हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ आप जा रहे हैं, और आने वाले हिंदू समाज आपसे हिसाब मांगेगा, आपसे हिसाब मांगेगा। इस बात को समझिए। आपने प्रवीण तोगड़िया को इसलिए हटाने पे समर्थन किया क्योंकि गोरक्षा की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए। आप थर्ड क्लास के प्रवक्ता बन के, बीजेपी के प्रवक्ता बन के आप लोग बैठते हैं। अरे सरकार पे दबाव बनाएंगे तब होगा। एक कोई गरीब मारा जाता है, गोरक्षा के नाम पे मार देते हो। एक तुम्हारा गृह राज्य मंत्री जब बोलता है तो तुम्हारे मुंह क्यों बंद हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलते हो? उस समय तुम्हारी गौ माता नहीं होती क्या? शर्म आनी चाहिए। आप बैठ करके हिंदू मुस्लिम करते हो आप, और गौ हत्या करता रहो, हिंदू मुस्लिम करेगा क्या? आप सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी करेगा। आप पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो। आप सुनो, आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनते हो? आप अगर विश्व हिंदू परिषद या तो राजनीति करो या तो सीधे धर्म की बातें करो। यही तो सवाल था चक्रपाणी महाराज, यही सवाल हमने पूछ लिया तो बहुत बुरा लग गया बंसल साहब को, ना जाने क्यों। ठीक है, गोरक्षा का काम दलित भी करता है। सुनो, गोरक्षा का काम दलित भी कर रहा है, मुसलमान भी कर रहे हैं। मुसलमान तो बल्कि मांग कर रहे हैं, मुस्लिम संस्थाएं मांग कर रही है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद नहीं मांग कर रही है। मुस्लिम संस्थाएं मांग कर रही है कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बस बीजेपी और कांग्रेस हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है, उस समय बर्बाद करती है। शर्म आनी चाहिए आपको। आने वाले कल में हिसाब लेगा मुकेश नाइक साहब, लेकिन यहाँ पर बतौर एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी क्या मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को, ताकि ये मामले कहीं ना कहीं कम्युनल रंग ना ले लें? ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। ये और तमाम लोगों से मध्य प्रदेश के गुजारिश भी है कि जो लोग इस मामले को कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप जवाब दीजिए। जी मुकेश नाइक साहब, मौका देना जरा। जी बंसल साहब, मैं आ रहा हूं। मुकेश नाइक साहब, देखिए मैं बताऊं समीर भाई मैं अनेक बार से मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदस्य हूं। आज भी मैं विधायक हूं, मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदस्य हूं। मध्य प्रदेश में गौवध के खिलाफ गौवध ना हो, इसके लिए हमारी सरकार ने, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कानून बनाया था मध्य प्रदेश में, गौवध का कानून बनाया था, उसमें सजा का प्रावधान किया था। आज इनकी सरकार है, उस कानून को ये इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, उस कानून को संरक्षण नहीं दे पा रहे, रक्षा नहीं कर पा रहे, क्योंकि लाइन ऑर्डर नहीं। बीजेपी ने तो 2012 में 3 साल से बढ़ाकर 7 साल किया ना मध्य प्रदेश में, जो सजा थी। जी हाँ किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कानून को हम बना देखें, पर कानून के संरक्षण, उसके पालन की जिम्मेदारी वहाँ सरकार की हो सकता है। सरकार क्या कर रही है? सर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ 3 नॉट 2 से ज्यादा क्या हो सकता है? कर दो, फसाद कर दो और फिर केस दर्ज कर दो, इसका क्या मतलब है? कौन सी धारा लग सकती है? वातावरण ऐसा होना चाहिए राज्य का कि इस तरह की घटनाएं ना हो। बताएं कि रात में अगर ग्रामीण आकर कुछ करते हैं, जब देखिए बिल्कुल माहौल ऐसा बनाना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि किसी के खिलाफ कोई एजेंडा चल रहा है। सरकार से ही सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि सरकार की सबसे ज्यादा जवाबदेही होती है। गुलरेज साहब इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन शायद बंसल साहब आप नहीं समझ रहे। तो मैं भी आपसे एक जिम्मेदारी भरा बयान चाह रहा हूं, बस, और कुछ नहीं, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। प्लीज इस बात को समझें। से कह रहा हूं समीर भाई। बंसल साहब 10 सेकंड दे रहा हूं, वक्त खत्म हो चुका है, फिर भी जल्दी से। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे मिलेगा समय। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, चक्रपाणी जी महाराज ने जो बातें कही हैं, देखिए चक्रपाणी जी महाराज ने जो बातें कही, संभवतः वो समझ नहीं पाए मुझे बात को। मैंने भाजपा के प्रवक्ता को पूछा था कि आखिरकार 302 जो धारा लगाई आपने, गांव वालों के खिलाफ तो लगा दी, लेकिन गौरक्षकों, जो गौ हत्यारे थे, जहां आपने बाकायदा वहां पर गौ मांस पकड़ा, वहां पर गाय के अवशेष पकड़े, आखिरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? और जो लोग उस गैंग में शामिल थे उनको एक मिनट पूरी बात होने दी। और दूसरी बात ये, आखिरकार
नियम के अनुरूप हमने केस बुक नहीं, केस बुक किया, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए वो लोग? वो लोग अभी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? और चक्रपाणी जी महाराज इस बात को क्यों भूल गए कि मैंने ये प्रश्न शुरू से पूछ रहा हूं? और ये चक्रपाणी महाराज को शायद पता नहीं है, ये दूसरों के हाथों में खेल गए ये लोग। जैदी साहब, मैसेज क्या जाना चाहिए? मैसेज क्या जाना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो? हमारा सबसे बड़ा मकसद इस डिबेट का ये, दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। समीर भाई, बगैर तथ्यों के आधार पे जो आके डिबेट पे बैठते हैं, वो एक तो वो माफी मांगे अगर वो गाय मीट नहीं निकला, और मैं एक वायदा करता हूं अगर वो गाय मीट है तो भी कभी मैं डिबेट पे नहीं आऊंगा, या फिर ये गुलदेव साहब देश से माफी मांगेंगे उस दिन जिस दिन ये लैब से टेस्ट होकर आ जाएगा कि वो गाय का मीट नहीं था। और हम जब चक्रपाणी महाराज और हम खुद समर्थन कर रहे हैं कि एक केंद्रीय कानून लाइए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। बंगाल के अंदर वो कुछ और है, कर्नाटक में कुछ और है, गोवा में कुछ और है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के। चलिए, यही मकसद होना चाहिए देश की, जानी चाहिए कि ये मुसलमानों के दलित इस देश का जो सोशल फैब्रिक है, इस देश का जो सोशल फैब्रिक है वो बचा रहना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि ऐसी घटना, ऐसी वारदात दोबारा ना हो। मकसद सिर्फ और सिर्फ हम सबका यही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।